नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो इंसान के नहीं बल्कि तंत्र की दुनिया में छिपे उन रहस्यों से जुड़ी है जिनका नाम लेते ही रूह कांप जाती है। इस कहानी का नाम है तंत्रजाल। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सदियों पहले किया गया तांत्रिक प्रयोग आज तक मिट्टी में सोया हुआ था। कहा जाता है कि धरती की परतों में कई ऐसी शक्तियां बंद हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ने लगे तो वे खुद बाहर आने लगती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण गांव अचानक अनदेखी शक्तियों के जाल में फंस गया, कैसे कुछ लोग अनजाने में उस शक्ति को छेड़ बैठे और कैसे पूरी बस्तियां उसकी पकड़ में आने लगी। ये कहानी डराती नहीं बल्कि ये बताती है कि हर शक्ति का अपना नियम होता है। अगर उसे तोड़ा जाए तो वह अपनी कीमत जरूर वसूलती है। तो अपनी सीट पर बैठ जाइए, लाइट धीमी कर लीजिए और तैयार हो जाइए तंत्र की उस अंधेरी दुनिया में उतरने के लिए जो कभी किसी के कदम हल्के नहीं छोड़ती। कहानी शुरू होती है। रात की हवा में एक अजीब भारीपन तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे जंगल को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा हो। पहाड़ियों के बीच बसा वीराघाट गांव दिन में सामान्य लगता था, लेकिन सूर्य ढलते ही ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन के नीचे कोई प्राचीन चेतना करवट बदलने लगती है। गांव के लोग इसे तंत्र जाल कहते थे, लेकिन इसके बारे में विस्तृत बात कोई नहीं करता था। वीराघाट की सीमा के बाहर एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर था जो अब केवल पत्थरों का ढेर भर रह गया था। लोग मानते थे कि वहां किसी शक्तिशाली तांत्रिक ने वर्षों पहले ऐसा तंत्र बिछाया था जो आज भी मिटा नहीं। वहां कदम रखना तो दूर, लोग उसकी दिशा में देखने से भी डरते थे। लेकिन हर पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर पैदा हो जाता है जो डर की सीमाओं को लांघने की हिम्मत करता है। इस बार वो व्यक्ति था अर्णव। अर्णव गांव का सबसे शांत स्वभाव का लड़का था। किताबों में उसका मन लगा रहता था और उसे अजीब तरह के रहस्यों की ओर खिंचाव रहता था। उसके दादा उसे बचपन से तंत्र जाल की कहानियां सुनाते थे जिन्हें वो कल्पना मात्र समझकर टाल देता था। लेकिन एक दिन उसे दादा की पुरानी संदूकची में से एक फटा हुआ नक्शा मिला, जिसे देखकर उसका मन अशांति से भर उठा। नक्शे पर एक घना चक्र बना था और उसके चारों दिशाओं में रहस्यमय संकेत उकेरे हुए थे। बीच में लिखा था तंत्र जाल और उसके ठीक नीचे अजीब तरह से कुछ शब्द उभरे थे, मानो उकेरने वाले के हाथ कांप रहे हों। यह नक्शा किसी सामान्य वस्तु जैसा नहीं था। इसके कागज में भी अजीब खुरदुरापन था, जैसे ये किसी जीवित त्वचा से तैयार किया गया हो। रात को जब वो नक्शा अपने कमरे में लेकर बैठा तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि खिड़कियां बंद थी। उसे लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन कमरे की दीवार के कोने में लगे दीपक की लौ एक क्षण के लिए हिलकर बुझने के करीब पहुंच गई थी। अर्णव ने नक्शा मेज पर रखा और कुछ देर तक उसे घूरता रहा, मानो कोई अनकहा वादा उसे उसके रहस्य खोलने के लिए पुकार रहा हो। दूसरी रात जब दादा सो चुके थे, अर्णव ने नक्शे को ध्यान से देखने का निर्णय लिया। उसने दीपक अपने पास खींचा और नक्शे का हर कोना धीरे धीरे चमकने लगा। ये कोई सामान्य चमक नहीं थी, ये ऐसी रोशनी थी जो आंखों में चुभती नहीं थी बल्कि भीतर उतरती चली जाती थी। नक्शे का केंद्र अचानक धड़कने लगा, मानो किसी जीवित दिल की तरह ताल दे रहा हो। अर्णव ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। उसी समय उसे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। आवाज इतनी हल्की थी कि सामान्य इंसान उसे पहचान ही न पाए, पर अर्णव ने साफ सुना एक शब्द परछाई। उसने हिम्मत जुटाई और नक्शे के केंद्र को छू लिया। उसके उंगलियों के स्पर्श से नक्शे का केंद्र धड़कना बंद हो गया, लेकिन उसी क्षण अर्णव ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे किसी ने कमरे में एक अदृश्य चादर फैला दी हो। अगली सुबह उसे एहसास हुआ कि रात को उसका कमरा पूरी तरह बदला हुआ था। उसका दीपक जमीन पर टूटा पड़ा था, जबकि उसने उसे कभी छुआ भी नहीं था। बिस्तर तक किसी अनजान चीज के हल्के निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा रहा हो। वह उठा और खिड़की खोली तो बाहर की हवा भी सामान्य नहीं लगी।
उसमें एक हल्की सड़न की गंध घुली हुई थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। दादा ने उसे देखकर पूछा, पिछली रात ठीक से सोया नहीं क्या? अर्णव ने सिर्फ सिर हिला दिया क्योंकि वह नक्शे की बात बताना नहीं चाहता था। दादा को देखते ही उसे उनकी कहानियां याद आ गई थी, जिनमें वह बताया करते थे कि तंत्र जाल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वालों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। गांव में सैकड़ों साल पहले कई लोग गायब हुए थे और कहा जाता था कि वे सब उसी जाल का हिस्सा बन चुके थे। दिन गुजरता गया लेकिन अर्णव के मन में नक्शा घूमता रहा। शाम होते ही वो खुद को रोक नहीं पाया और नक्शा लेकर जंगल की ओर बढ़ गया जहां वो प्राचीन मंदिर था। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे लेकिन वह चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गया ताकि कोई देख न सके। जंगल में गहराई तक जाते ही हवा में बदलाव महसूस होने लगा। पत्तों की सरसराहट सामान्य नहीं थी, मानो कोई पैरों के साथ साथ चल रहा हो। लेकिन अर्णव ने कदमों की रफ्तार नहीं रोकी। मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचकर उसने नक्शा बाहर निकाला। जैसे ही नक्शा हवा में आया, जंगल में मौजूद हर आवाज थम गई। पेड़ों की सरसराहट थम गई, पक्षियों के स्वर थम गए और फिर अजीब खामोशी फैल गई। अर्णव को लगा जैसे पूरा जंगल उसके कदमों को सुन रहा हो। मंदिर के सामने की जमीन पर एक पुराना चक्र बना था जो धूल और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। उसने जमीन साफ की तो चक्र पूरी तरह दिखाई देने लगा। उसी क्षण नक्शा उसके हाथों से फिसलकर चक्र के केंद्र में जा गिरा। नक्शे पर खींचा गया चक्र और जमीन पर बना चक्र एक दूसरे को पहचानते हुए प्रतीत हुए। अचानक जमीन का चक्र हल्का चमकने लगा। ये चमकती रेखाएं धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती गई और फिर पूरे चक्र के चारों दिशाओं से काले धुएं जैसी ऊर्जाएं उठने लगी। अर्णव पीछे हट गया लेकिन चक्र उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे अदृश्य रस्सियां उसके पैरों को बांध रही हों। तभी मंदिर की टूटी दीवारों के पीछे से एक अजीब सा आकार उभरने लगा। वह किसी इंसान जैसा था पर पूरा झुका हुआ और बिना किसी साफ आकृति के। उसकी परछाई जमीन पर गिरने की बजाय हवा में तैर रही थी। वह धीरे धीरे चक्र की ओर बढ़ा और उसका चेहरा बिल्कुल अस्पष्ट था, लेकिन अर्णव को स्पष्ट महसूस हुआ कि वह चीज उसे ही देख रही है। अर्णव के पैरों में जकड़न बढ़ गई और चक्र की रेखाएं अब उसके नीचे भी फैलने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया और उसकी आंखों में अंधेरा उतरता चला गया, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। उस अंधेरे में उसे कई स्वर सुनाई दिए, कुछ पुरुषों के, कुछ स्त्रियों के, कुछ बहुत बूढ़े और कुछ ऐसे जिनके स्वर मानवीय नहीं थे। वे सब एक साथ बोल रहे थे और हर आवाज में एक ही शब्द था, तंत्रजाल। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा। उसके सामने वही परछाई खड़ी थी और पहली बार वह बोली, जाल खुल चुका है, अब तू इसका हिस्सा है। अर्णव चक्र की ऊर्जा में बंधा खड़ा था और उसके सामने वह अस्पष्ट परछाई स्थिर थी। जंगल की हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन वातावरण में ऐसा कंपन था जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। वो कंपन भीतर तक उतरता जा रहा था और मन में एक ठंडा भय पैदा कर रहा था। अर्णव की सांसें भारी हो चली थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जाग रही थी, मानो शरीर उसकी पकड़ में न हो पर मन दूसरी किसी शक्ति की पकड़ में चला गया हो। परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जमीन पर गिरती उसकी छाया अजीब तरह से लंबी होती जा रही थी। वह इंसानी आकार तो रखती थी पर उसमें जीवित होने की कोई निशानी नहीं थी। अर्णव ने पहली बार महसूस किया कि भय भी कभी कभी सोचने की शक्ति छीन लेता है। वो चाहता था कि किसी तरह अपने पैरों को जकड़े इस जाल से बाहर निकल जाए, लेकिन चक्र की रेखाएं अब उसके पैरों से ऊपर की ओर फैलती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य बेल उसे निगल रही हो। परछाई उसके सामने आकर रुक गई और उसकी आकृति थोड़ी स्पष्ट होने लगी। उसमें किसी बूढ़े आदमी जैसी संरचना दिखाई दी। कंधे झुके हुए, हाथ बेहद पतले और चेहरे पर गहरी दरारें, मानो मिट्टी में बने उभरे खांचे हों। आंखों की जगह दो गहरी खाली जगह थी जो अंधेरे से भरी हुई थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बेजान स्वर में कहा, यह जाल उन लोगों का है जिन्होंने तंत्र की सीमाओं को लांघने की कोशिश की थी।
तूने उनके अवशेषों को जगाया है। अब उन्हें तुझमें एक माध्यम दिख रहा है। अर्णव ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं सके। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं में कैद हो गई थी। परछाई ने उसके चारों ओर घूमना शुरू किया और हर बार उसके शरीर से गुजरने पर उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा खिंच रहा हो। कुछ देर बाद परछाई उसके सामने आकर रुक गई और बोली, क्या तू जानता है कि यह जाल क्यों बनाया गया था? अर्णव सिर्फ आंखों से जवाब तलाशने की कोशिश करता रहा। परछाई ने कहा, यहां से बहुत पहले एक तांत्रिक आया था जिसका नाम कालविहान था। वो शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच जाना चाहता था। उसने जंगलों में रहने वाली प्राचीन आत्माओं से संधि की। बदले में उसने उन्हें मानव देह और ऊर्जा देने का वादा किया, परंतु वह संधि गलत साबित हुई। आत्माओं ने उसे ही निगलने का प्रयास किया। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए ये तंत्र जाल बनाया, ऐसा जाल जो भीतर आने वाली किसी भी जीवित चेतना को कैद कर ले। उसके बाद इस स्थान पर आने वाला हर व्यक्ति जाल का हिस्सा बनता गया। अर्णव को लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे जमता जा रहा है। परछाई की आवाज और ठंडी हो गई। तूने उस नक्शे को छू लिया जिसने इस जाल को फिर से जगाया। वो नक्शा कालविहान की त्वचा से बना था। उसके भीतर अब भी वो शक्ति जागृत है जिसे तूने अनजाने में बुला लिया है। हवा में हल्की तरंगे उठने लगी। चक्र लालिमा लिए चमकने लगा। परछाई अचानक गायब हो गई और अर्णव पूरी तरह अंधेरे में घिर गया। उसे अपने कानों के पास कई आवाजें महसूस हुई। कुछ रुदन की, कुछ चीखें दबाने की कोशिश में फंसी हुई और कुछ बहुत धीमी फुसफुसाहटें। वे सब अलग अलग दिशाओं से आई, पर उनका एक ही भाव था, जैसे उसे अपने बीच आने का स्वागत किया जा रहा हो। धीरे से जमीन उसके नीचे हिलने लगी। चक्र की रेखाएं उसकी टांगों से धीरे धीरे उसके पेट और फिर उसकी छाती तक चढ़ने लगी। हर स्पर्श ठंडा था, पर उसमें एक ताकत थी जो उसके शरीर के भीतर उतरती जा रही थी। अर्णव ने आंखें बंद कर ली, पर आंखों के पीछे भी वही जाल बना हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके भीतर कोई और भी है, कोई ऐसी उपस्थिति जो उसके विचारों के क्षेत्र में कदम रख रही है। उसका मन किसी अनजानी याद में भटकने लगा। उसने खुद को एक पुराने कच्चे घर के सामने खड़ा पाया। घर की दीवारें टूटी थी, पर भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ये दृश्य उसका नहीं था, ये किसी और की स्मृति थी। उसी स्मृति के भीतर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल, जैसे किसी ने भीतर की रोशनी निकाल ली हो। वो अर्णव को देख नहीं रहा था, बल्कि किसी और की ओर देखता हुआ कह रहा था, ये जाल मेरा आश्रय नहीं, मेरा कारागार है। मैंने आत्माओं से संधि की थी और अब वे मुझे कभी मुक्त नहीं होने देंगी। अर्णव समझ गया ये कालविहान ही था, वही तांत्रिक जिसकी कहानी परछाई ने सुनाई थी। अचानक दृश्य बदल गया और कालविहान को कई काले धुएं जैसे आकृतियों ने पकड़ रखा था। वे उसे जमीन पर घसीटते हुए किसी अंधेरी जगह ले जा रहे थे। कालविहान की चेतना टूट रही थी और उसके शरीर से लाल रेखाओं की तरह ऊर्जा खींची जा रही थी। इसके बाद स्मृति टूट गई और अर्णव फिर उसी चक्र के बीच खड़ा था, लेकिन अब चक्र की रेखाएं फीकी पड़ चुकी थी। उसके पैरों को पकड़ने वाली शक्ति ढीली हो गई थी। अर्णव ने जोर से सांस ली और पीछे हटने की कोशिश की। वह 2 कदम पीछे हटा ही था कि मंदिर के खंडहरों से कई परछाइयां निकलने लगी। वे सब उसी की ओर देख रही थी। उनमें कुछ मनुष्य जैसे थे, कुछ बिल्कुल असामान्य आकृतियों वाले। उनकी आंखें खाली थी और देह किसी काले धुंध की बनी प्रतीत होती थी। एक परछाई आगे बढ़ी और बोली, तूने एक बार जाल खोल दिया है, अब ये तुझे छोड़कर शांत नहीं रहेगा। तू बाहर जा सकता है, पर जाल तेरे साथ जाएगा। तू जहां होगा तंत्र जाल वही प्रकट होगा। अर्णव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह पीछे मुड़ा और तेज कदमों से जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन जंगल सामान्य नहीं रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसके सिर के ऊपर झुकती जा रही थी, जैसे वे उसके कंधों को छूना चाहती हों। रास्ता पहले जैसा नहीं दिख रहा था।
वह जिस ओर भी मुड़ता उसे वही रास्ता दिखता जो चक्र की दिशा की ओर वापस ले जाता। उसने अपने शरीर को बल देकर दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए रास्ता खुला और वह आखिरकार जंगल की सीमा पर पहुंचा। बाहर की हवा सामान्य थी, पर उसका मन किसी भारी उपस्थिति से भरा हुआ था। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि कई घरों की दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे। ये वही निशान थे जो नक्शे पर बने थे। गांव के लोग डरकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये सब किस कारण हो रहा है। दादा भी बाहर खड़े थे और उनके चेहरे पर वो डर था जो अर्णव ने कभी नहीं देखा था। दादा ने उसे देखते ही पूछा, तू गया था न उस जगह पर? और ये सवाल नहीं था बल्कि एक यकीन था। अर्णव चुप रहा, पर उसकी चुप्पी ही जवाब थी। दादा उसे घर के अंदर ले गए और भारी स्वर में बोले, ये जाल किसी एक इंसान के बस का नहीं है। इसे तूने छेड़ दिया है। अब ये गांव तेरी वजह से नहीं बचेगा। अर्णव चाहता था कि ये सब एक सपना हो, लेकिन बाहर से लगातार एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। रात होते ही आसमान में फैली हवा में एक गहरा लालपन उतर आया। गांव के बाहर जंगल के ऊपर एक मोड़दार आकृति बनती हुई दिखाई दी जो धीरे धीरे फैल रही थी। अर्णव को महसूस हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसे पुकार रही है। वह गांव के बाहर की ओर खिंचता जा रहा था और हवा में एक ही शब्द गूंजा, तंत्रजाल। गांव की रात किसी दूसरी ही दुनिया की तरह फैल चुकी थी। आकाश में फैला लालपन एक परछाई जैसा स्थिर था जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। गांव के लोग अपने घरों में छिपकर बैठे थे, जबकि कुछ खिड़कियों से बाहर झांककर उस अजीब रोशनी को देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह संकेत किस अनिष्ट की ओर ले जा रहा है, पर अर्णव जानता था कि यह सब उसी से जुड़ा है। उसकी हर सांस पर एक अदृश्य जाल सवार हो चुका था। दादा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, तुझे अभी मेरे साथ चलना होगा। इसके पहले कि ये जाल गांव के हर कोने में फैल जाए, हमें इसके मूल को खोजकर बंद करना होगा। अर्णव दादा की आंखों में वो भय देख सकता था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज भी भारी थी, पर उसमें दृढ़ता की झलक थी। दोनों घर से बाहर निकले और गांव की गलियों में कदम रखते ही उन्हें हवा में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। ये कंपन शरीर को छूने के बजाय आत्मा को छू रहा था। रास्ते के किनारे बनी मिट्टी की दीवारें जैसे अपने अंदर कुछ बंद कर रही थी। कुछ घरों के बाहर अजीब आकृतियां बन चुकी थी जो किसी भी इंसान के लिए असामान्य थी। यह सब सिर्फ वही पहचान सकता था जिसने तंत्र जाल के भीतर झांका हो। दादा उसे लेकर गांव के दक्षिण छोर की ओर चले। वहां एक पुरानी गुफा थी जिसे गांव वाले कभी पास भी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां एक समय ग्रामीणों द्वारा तांत्रिक साधनाओं को रोका गया था और तब से वह स्थान निषिद्ध रहा था। पर दादा ने आज पहली बार गंभीर होकर कहा, इस जाल को बंद करने के लिए हमें उस जगह वापस जाना होगा जहां यह पहली बार टूटा था। गुफा के पास पहुंचते ही अर्णव को लगा कि जैसे जमीन उसके पांवों के नीचे हल्की धड़कन ले रही हो। एक हल्का कंपन लगातार गुफा के भीतर से उठ रहा था। यह आवाज कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक तरंग थी जो सीधे भीतर की ऊर्जा से निकली प्रतीत होती थी। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि हाथ की उंगलियां भी सामने दिखाई नहीं देती। लेकिन दादा बिना झिझक आगे बढ़ते गए। अर्णव उनके पीछे धीमे कदमों से चलता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा गाढ़ी होती गई। एक पुरानी सी सड़ांध की गंध हवा में घुली थी जो जीवित और मृत दोनों के बीच की किसी अवस्था का संकेत दे रही थी। अचानक दादा रुक गए और हाथ उठाकर अर्णव को भी रुकने का संकेत दिया। गुफा की दीवारों पर अचानक हल्के धब्बे उभरने लगे। ये धब्बे जालीदार आकृति में फैलने लगे। अर्णव ये देखकर समझ गया कि तंत्र जाल उन्हें पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुका है। दादा ने दीवार से हटकर कहा, यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। जाल हमारी उपस्थिति को भांप चुका है। हमें जल्दी इससे आगे बढ़ना होगा। गुफा के भीतर थोड़ी दूरी पर एक संकरी राह दो भागों में बंट जाती थी। दादा ने बाईं दिशा को चुना और तेजी से आगे बढ़े। रास्ता और संकरा होता गया और अर्णव को अपने कंधों से दीवारों का रगड़ महसूस होने लगा।
लेकिन इस रगड़ में भी अजीब तरह की ठंडक थी, मानो दीवारें जीवित हो और उनकी त्वचा पर चलना पसंद कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद एक विशाल कक्ष खुला। यह जगह गुफा के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। इसकी दीवारों पर कई शिलालेख बने थे, जिनमें मनुष्य और परछाई जैसे आकृतियां एक दूसरे में घुलती हुई दिखाई देती थी। केंद्र में मिट्टी और पत्थरों का एक मंच जैसा बना था, जो वर्षों पुराना लगता था। दादा ने गहरी सांस ली और कहा, यहीं पर कालविहान ने पहली बार अपनी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी, पर उसका तंत्र नियंत्रण में नहीं रहा और जाल उसकी आत्मा के साथ इस धरती पर बंध गया। यही कारण है कि वह अब भी भटक रहा है। अर्णव ने पूछा, हम इसे रोक कैसे सकते हैं? उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसके मन में भय और सवाल दोनों थे। दादा ने उत्तर दिया, जाल किसी एक शक्ति से नहीं बना, ये कई आत्माओं के बंधन से बना है। इसे रोकने के लिए हमें उस केंद्र को ढूंढना होगा जहां कालविहान की चेतना कैद है, और वह चेतना तेरे नक्शे में छिपे संकेतों से ही खुल सकती है। अर्णव ने जेब से नक्शा निकाला, पर इस बार नक्शा वैसा नहीं था जैसा उसने पहली बार देखा था। उस पर उकेरी रेखाएं बदल चुकी थी, उनमें हल्की कंपी थी और बीच में बना चक्र अब जीवित त्वचा की तरह धड़क रहा था। दादा ने कहा, यह नक्शा तेरी आत्मा से जुड़ गया है। अब चाहे तू चाहे या न चाहे, तंत्र जाल तेरे भीतर चलता रहेगा जब तक तू इसे बंद न कर दे। अर्णव नक्शे को ध्यान से देखने लगा। मंद रोशनी में नक्शे के किनारों पर 3 नए संकेत उभरने लगे। ये संकेत त्रिकोण के रूप में जुड़ते गए और फिर केंद्र में मिलते हुए गुफा के पत्थर के मंच की ओर इशारा करने लगे। दादा ने समझ लिया कि ये मंच ही वह स्थान है जहां तंत्र जाल की पहली गांठ बंधी थी। अर्णव मंच के पास गया और उसने नक्शे को उस पर रखा। अचानक पूरे कक्ष की हवा बदल गई, ठंडक बढ़ गई और दीवारों पर बनी आकृतियां हल्की हलचल करने लगी। ऐसा लगा कि वे जमीन से उठने वाली ऊर्जा को पहचान रही हों। मंच की मिट्टी धीरे धीरे दरारें लेने लगी। उन दरारों से एक गहरी लाल रोशनी बाहर निकली। फिर रोशनी झिलमिलाकर शांत हो गई और उसकी जगह एक काला धुआं उठने लगा। यह धुआं धीरे धीरे मानवाकार में बनने लगा। उसका आकार पहले अस्पष्ट था, फिर स्पष्ट होने लगा। अर्णव ने तुरंत पहचान लिया, ये वही परछाई थी जो चक्र के भीतर दिखाई दी थी, वही आवाज जो उसके भीतर उतरी थी। परछाई ने दादा को देखते ही कहा, तूने फिर लौटने की हिम्मत की है, पर इस बार जाल तुझे नहीं छोड़ेगा। दादा स्थिर खड़े रहे, उनके चेहरे पर भय तो था पर दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, कालविहान की चेतना अब इस बच्चे को अपना माध्यम बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। परछाई ने धीरे से हंसी जैसी हल्की तरंग पैदा की, मानो किसी ने दूर से सांस छोड़ी हो। वह बोली, यह बच्चा पहले ही जाल का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा का एक अंश मेरे भीतर है। अब वह मेरा माध्यम है, उसके माध्यम से मैं पूर्ण रूप से इस दुनिया में लौटूंगी। अर्णव ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ भारी हिल रहा है। उसकी नसों में एक ठंडा प्रवाह दौड़ने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर का नियंत्रण छीनने की कोशिश कर रहा है। दादा तुरंत उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पकड़कर बोले, तेरी चेतना पर पकड़ बनाए रखना, वरना जाल तुझे पूरी तरह निगल लेगा। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति से खुद को संभालने की कोशिश की। उसका मन भारी हो रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की रोशनी थी जो उसे स्थिर कर रही थी। परछाई जोर से आगे बढ़ी और उसका काला धुंध जैसा शरीर अर्णव के चारों ओर फैलने लगा। उसके शरीर पर दबाव बढ़ता गया। दादा ने अपनी जेब से एक छोटी मिट्टी की माला निकाली और अर्णव की छाती पर रखते हुए कहा, यह माला उन ऋषियों की है जिन्होंने इस जाल को पहली बार रोका था। इसका स्पर्श तुझे तंत्र की ऊर्जा से टूटने नहीं देगा। जैसे ही माला अर्णव की त्वचा को छुई, उसके भीतर की ठंडक कुछ कम हुई। परछाई ये देखकर पीछे हट गई और बोली, ये माला तुझे कुछ समय दे सकती है, पर हमेशा नहीं। जाल तुझे ढूंढ लेगा और तेरी चेतना को निगल जाएगा। दादा ने कहा, जाल को रोका जा सकता है, पर इसके लिए कालविहान की चेतना को उसके मूल केंद्र में वापस बांधना होगा।
अर्णव ने महसूस किया कि नक्शे पर अब रेखाएं और भी तेजी से हिल रही थी। वे किसी दिशा की ओर संकेत कर रही थी। ये दिशा गुफा के भीतर और भी गहरे हिस्से की ओर जाती थी। दादा ने कहा, यह जाल का असली द्वार है। हमें उस केंद्र तक पहुंचना होगा जो इस दुनिया और जाल के बीच की कड़ी है। कक्ष के दूसरी ओर एक संकरी सुरंग खुल रही थी जो पहले नहीं दिख रही थी। शायद जाल की शक्ति जागने के कारण यह मार्ग प्रकट हुआ था। दोनों उस सुरंग की ओर बढ़े। अर्णव हर कदम पर महसूस कर रहा था कि पीछे से कोई भारी उपस्थिति उसके पीछे चल रही है। सुरंग के भीतर हवा और अधिक गाढ़ी हो गई। रोशनी का एक भी कण नहीं था। दीवारें पूरी तरह ठंडी और जीवित लगती थी। हर कुछ कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उनके कानों के पास फुसफुसाकर कुछ कह रहा है, पर वे ठहरते नहीं थे। अंततः सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष खुला। ये कक्ष बाकी सभी जगहों से अलग था। इसकी दीवारों पर असंख्य हाथों के निशान थे, मानो किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, लेकिन दीवारें उन्हें निगल गई हो। केंद्र में मिट्टी का एक गहरा गड्ढा था जिसमें हल्की धड़कन जैसी लय उठ रही थी। दादा ने गहरी आवाज में कहा, यही है जाल का हृदय। अर्णव ने गड्ढे के किनारे पहुंचकर देखा कि भीतर अंधेरे में कुछ हिल रहा था। वो कोई आकृति थी जो जीवित और मृत के बीच की सीमा में पड़ी हुई थी। उसकी चमड़ी धरती की मिट्टी जैसी फीकी थी और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी गहरी थी। अर्णव ने तुरंत पहचान लिया, ये कालविहान की चेतना का अवशेष था। वह देह नहीं पर चेतना के रूप में मौजूद था। दादा ने कहा, यह तेरी वजह से जागा है और जाल को तेरी ओर खींच रहा है। अगर इसे बंद करना है तो तुझे इसे अपनी चेतना से बांधना होगा। पर यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें तू अपनी कई यादें खो सकता है। अर्णव के मन में द्वंद्व उठा। यादें ही किसी इंसान की पहचान होती है, पर अगर वह ऐसा नहीं करता तो जाल पूरा गांव निगल सकता है, और शायद वो खुद भी। अर्णव ने गहरी सांस ली और गड्ढे की ओर झुक गया, और तभी अंधेरा उसके चारों ओर फैल गया। अंधेरा अर्णव को पूरी तरह ढक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल गुफा के भीतर नहीं, बल्कि अपने ही मन की किसी असीम खाली जगह में खड़ा हो। उसके आसपास कोई आवाज नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं, कोई दिशा नहीं। केवल एक अनंत गहराई थी जो उसे भीतर खींचती जा रही थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुल रहा हो। कुछ समय बाद उसे बहुत धीमी सी धड़कन सुनाई देने लगी। यह धड़कन कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से उठ रही थी। हर धड़कन के साथ उसके मन में किसी और की यादें उभरने लगती। वो यादें उसकी नहीं थी, वे कालविहान की चेतना की टूटती फूटती तस्वीरें थी। पहली याद में उसने देखा कि एक युवा तांत्रिक काले धुएं के बीच बैठा मंत्रोच्चार कर रहा था। उसके चारों ओर कई आकृतियां खड़ी थी जो मानव नहीं लगती थी। उनके शरीर आधे पारदर्शी थे और उनकी हर हरकत से जाल की तरह लहरें उठती थी। युवा तांत्रिक ने हाथ उठाकर कहा था, मुझे सीमा से परे की शक्ति चाहिए। इसके बदले जो भी चाहिए मैं दूंगा। फिर दूसरी याद उभरी जिसमें वही तांत्रिक अब बूढ़ा दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थी और आंखों में भय की परतें। उसके पीछे वही आत्माएं खड़ी थी, लेकिन अब वे उसकी आज्ञा नहीं मान रही थी। उनमें क्रूरता और भूख थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी चेतना को निगलने लगी थी। अगली याद में कालविहान खुद को एक पत्थर के कक्ष में बंद कर रहा था। उसने जमीन पर वही जाल बनाया था जो अर्णव ने जंगल में देखा था। उसने अपने हाथ से उस जाल के केंद्र में एक गहरा घाव किया था जिससे लाल ऊर्जा बहकर जाल में भर गई थी। उसने कहा था, यह जाल मुझे बचाएगा, लेकिन यह मुझे कैद भी करेगा। यादें टूटती फूटती उसकी चेतना के बीच तैरती रहीं और अर्णव को महसूस हुआ कि वो खुद धीरे धीरे उन यादों के भीतर घुलता जा रहा है। इसी बीच एक चमकीली रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। यह रोशनी उसके भीतर जागी हुई किसी शक्ति की प्रतीक लग रही थी। वो रोशनी उसके और अंधेरे के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो गई।
तभी उसे दादा की आवाज सुनाई दी जो उस अंधेरे को कहीं से चीरती आ रही थी। अर्णव, अगर तूने अपनी चेतना को स्थिर नहीं रखा तो जाल तुझे निगल लेगा। ध्यान केंद्रित कर, अपने भीतर उस रोशनी को ढूंढ, वो तेरी अपनी शक्ति है। अर्णव ने कोशिश की। उसने अपने भीतर फैले अंधेरे के बीच उस रोशनी को पकड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे अंधेरा पीछे हटने लगा और रोशनी और तेज हो गई। कुछ क्षण बाद अर्णव ने महसूस किया कि वो फिर से गुफा के कक्ष में लौट रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे अपनी आकृति में लौटा। उसने आंखें खोली और देखा कि दादा उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी छाया थी। दादा ने थके हुए स्वर में कहा, तूने खुद को खोने नहीं दिया। यह सबसे बड़ा कदम था, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। कालविहान की चेतना अभी भी जागृत है और जाल की पकड़ और मजबूत हो जाएगी अगर इसे रोका नहीं गया। अर्णव ने गड्ढे की ओर देखा। गड्ढे के भीतर अब एक हल्की हलचल थी। धुंध जैसा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वो कालविहान की चेतना का अवशेष था जो अब अर्णव की ऊर्जा के कारण और शक्तिशाली हो रहा था। दादा ने तेजी से कहा, अब आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। तुझे अपनी चेतना को जाल की गांठ में बांधना होगा ताकि ये फिर से जीवित दुनिया में न फैल सके। ये प्रक्रिया जोखिम भरी है। अगर एक बार तूने इसे बांध दिया तो जाल का एक अंश हमेशा तेरे भीतर रहेगा। अर्णव ने गहरी सांस ली। उसके मन में गांव की छवि उभरी। लोग डरे हुए थे। बच्चे अपने घरों में छिपे थे। कुछ घरों की दीवारों पर वह तांत्रिक निशान फैल रहे थे। उसे समझ आया कि अगर वह पीछे हट गया तो पूरा गांव इस जाल का हिस्सा बन जाएगा। उसने दादा की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। दादा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपनी कमर से एक छोटा मिट्टी का कटोरा निकाला जो बहुत पुराना लग रहा था। कटोरे में हल्की सी सफेद राख थी। दादा ने कहा, यह उन ऋषियों की साधना का अवशेष है जिन्होंने कालविहान को पहली बार रोका था। यह तेरी चेतना को जाल से टूटने से बचाएगा। अर्णव ने कटोरे को पकड़ा और उसकी राख को अपने हाथों में रगड़ा। जैसे ही राख उसकी त्वचा पर लगी, एक हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। गड्ढे के भीतर की चेतना अब पूरी तरह उठ चुकी थी। उसका शरीर धुंधली आकृति में था पर उसकी आंखें चमक उठीं। वे आंखें ऐसी थी जिनमें वर्षों का दर्द और लालसा छिपी थी। अर्णव गड्ढे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम पर गुफा की दीवारें हल्की कंपी करने लगी। हवा भारी होकर उसके चारों ओर घूमने लगी। अचानक गड्ढे की चेतना ने जोर की तरंग छोड़ी जिसने हवा को बहुत तीव्र बना दिया। दादा ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर अर्णव आगे बढ़ चुका था। कालविहान की चेतना ने अर्णव को देखकर कहा, तू वही माध्यम है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तेरी आत्मा में वह दरार है जहां मैं पूरी तरह प्रवेश कर सकता हूं। अर्णव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुझे भीतर आना है तो केवल इस जाल में लौट कर ही आएगा। मैं तुझे इस दुनिया में पूरी तरह प्रकट नहीं होने दूंगा। चेतना ने एक अजीब तरंग पैदा की। वह तरंग अर्णव के शरीर से टकराई और उसे हल्का चकरा दिया, पर उसने खुद को संभाल लिया। अर्णव ने आंखें बंद की। उसने अपनी चेतना को भीतर गहराई तक भेजा। उसे महसूस हुआ जैसे वह दो अलग दिशाओं में खिंच रहा है। एक दिशा कालविहान की चेतना की ओर जो उसे निगलना चाहती थी, दूसरी दिशा अपने भीतर की रोशनी की ओर जो उसे स्थिर कर रही थी। फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा उस रोशनी में समेटी और उसे गड्ढे की ओर भेज दिया। जैसे ही रोशनी गड्ढे में पहुंची, एक तेज कंपन पूरे कक्ष में फैल गया। दीवारों पर बने हाथों के निशान हलचल करने लगे। गड्ढे के भीतर की चेतना चीखती हुई पीछे हटने लगी। दादा ने देखा कि गुफा की जमीन पर कई दरारें बन रही थी। धरती की सतह मानो टूट रही थी और उसके भीतर से कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अर्णव का शरीर कांपने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई, पर वो अपनी चेतना को रोकने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे कालविहान की चेतना कमजोर पड़ने लगी।
उसका धुंध जैसा शरीर टूटने लगा, उसकी आंखों की चमक फीकी होने लगी और अंत में वह पूरी तरह गड्ढे की अंधेरी परतों में समाने लगा। जब वह पूरी तरह गड्ढे में डूब गया तो गुफा में अचानक शांति छा गई। हवा स्थिर हो गई, दीवारों पर हलचल बंद हो गई, तंत्र जाल की पहली गांठ खुल चुकी थी। अर्णव वही जमीन पर गिर पड़ा। दादा दौड़कर उसके पास आए और उसे उठाया। उन्होंने कहा, तूने सबसे कठिन कदम पूरा कर लिया है, पर ध्यान रहे जाल का एक अंश अभी भी तेरे भीतर है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें अंतिम कक्ष तक जाना होगा। अर्णव ने कमजोर आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। दादा ने उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया। गुफा के भीतर एक और मार्ग खुल रहा था। वह मार्ग बहुत संकरा था और गहरी अंधेरी गहराइयों की ओर जाता था। दादा ने कहा, यह अंतिम द्वार है, यहां पहुंचकर ही हम तंत्र जाल को सदा के लिए बंद कर सकते हैं। अर्णव ने उस मार्ग की ओर देखा। उसके भीतर अभी भी अंधकार की हल्की लहरें हिल रही थी, पर उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और आगे बढ़ गया। गुफा की हवा भारी हो चुकी थी। दोनों उस द्वार के ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे वह अंतिम कक्ष सामने आने लगा। लेकिन उस कक्ष की हवा मौत जैसी ठंडी थी। कदम रखते ही दोनों को महसूस हुआ कि जाल की अंतिम शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। ये अंतिम टकराव था। अंधेरे में कुछ उनका इंतजार कर रहा था। पूर्णिमा की आखिरी रात थी। हवाओं में एक अजीब स्थिरता फैली हुई थी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर खड़ा हो। 4 रातों से चली आ रही घटनाओं ने वीरानगढ़ के हर कोने को किसी अदृश्य डर से भर दिया था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और गांव की पगडंडियां शाम होते ही सुनसान हो जाती थी। अर्णव और ललिता पिछले 4 भागों की घटनाओं से पूरी तरह बदल चुके थे। दोनों के चेहरों पर थकान और बेचैनी की गहरी छाप साफ दिखती थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आज की रात ही असली फैसला लेने वाली है। अगर आज तंत्र जाल को रोका नहीं गया तो वह पूरे क्षेत्र को अपनी पकड़ में ले लेगा। गांव के पुराने देवस्थान के पास पहुंचकर दोनों रुके। ये वही जगह थी जहां सदियों पहले उस तांत्रिक ने अपने प्रयोग छोड़े थे। पुराना चबूतरा हल्का दबा हुआ दिखता था और उसके आसपास सूखे पेड़ों की छाल पर अजीब निशान उभरे हुए थे। ललिता ने नीचे झुककर मिट्टी को हाथ से हिलाया तो जमीन के अंदर से जंग लगे आकृतियों जैसा कुछ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई वर्षों तक किसी ने किसी शक्ति को बांध कर रखा था। अर्णव को अचानक कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा कि गांव का वो वृद्ध भी वहां आ चुका था, जिसे यहाँ के लोग तंत्र विद्या का सबसे जानकार मानते थे। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक गंभीर शांति थी। उसने अर्णव और ललिता को इशारे से अपने पास बुलाया और बोला कि इस जगह की शक्ति खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर वर्ष पूर्णिमा पर एक बार सक्रिय हो जाती है। इस बार शक्ति असामान्य रूप से प्रबल हो चुकी है और यही वजह है कि पिछले दिनों गांव में अजीब घटनाएं बढ़ती गई। वृद्ध ने बताया कि तंत्र जाल को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस जाल की मूल ऊर्जा को उसी स्थान पर वापस कैद किया जाए जहां से वो पहली बार मुक्त हुई थी। लेकिन इसके लिए किसी का मन पूरी तरह स्थिर और निडर होना चाहिए। अगर एक पल भी भय अंदर घुस गया तो जाल उस व्यक्ति को अपना माध्यम बना लेगा। ये सुनकर अर्णव थोड़ा असहज हो गया, लेकिन ललिता बिना हिचके आगे बढ़ आई। उसे लगा कि अब तक की घटनाओं का बोझ वही सबसे ज्यादा ढो रही है और इस आखिरी कदम को पूरा करना उसका ही कर्तव्य है। वृद्ध ने जमीन पर उभरते चिन्हों को साफ किया और मिट्टी में एक वृत्त बनाया। ललिता उस वृत्त के बीच आकर खड़ी हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और आसमान पर बादल चांद की रोशनी को रोक रहे थे। कुछ देर की शांति के बाद एक ठंडी हवा वृत्त के पास से गुजरने लगी। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की गंध थी, लेकिन उसमें कोई अनदेखी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी जगह बदल रही हो। अर्णव वृत्त से कुछ कदम दूर खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी। उसने तुरंत वृद्ध की ओर देखा, लेकिन वृद्ध ने आंखों से संकेत किया कि चुप रहो और अपनी जगह पर खड़े रहो।
ललिता की आंखें बंद थी और उसका मन पूरी तरह एकाग्र था। उसके आसपास की हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी और फिर अचानक पूरी तरह ठंडी हो गई। ये परिवर्तन बहुत तेज था, जैसे दो अलग शक्तियां एक साथ आमने सामने खड़ी हों। कुछ ही पलों बाद वृत्त के अंदर से हल्की मिट्टी उठने लगी। कोई आकार नहीं था, बस हवा में एक हल्का विचलन जैसा। वृद्ध ने बताया कि यही तंत्र जाल की मूल ऊर्जा है जो इतने वर्षों से मुक्त घूम रही थी। अगर यह फिर फैल गई तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। ललिता ने धीरे धीरे अपने हाथ जमीन पर फैलाए और अपने मन को शांत रखा। उसे अपने अंदर एक हल्का दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक वृत्त के चारों ओर पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी। पूरा जंगल जैसे अपनी दिशा बदल रहा था। लेकिन इस बार उन सब में डर नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रतिरोध था। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद इस जाल को खत्म करने में मदद कर रहा हो। ललिता ने गहरी सांस ली और भीतर की सारी ऊर्जा को एक साथ बाहर की ओर भेजा। पल भर के लिए हवा पूरी तरह स्थिर हो गई। जमीन पर खड़े अर्णव को लगा जैसे उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हों। फिर अचानक वृत्त के अंदर की मिट्टी साफ होकर समतल हो गई और वहां उभरे सारे निशान गायब हो गए। वह दबाव जो हवा में था धीरे धीरे खत्म होने लगा। वृद्ध ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि तंत्र जाल का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। सदियों से जो शक्ति यहाँ विचरण कर रही थी वो वापस मिट्टी में समा गई है। अब गांव सुरक्षित रहेगा। ललिता ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन एक अजीब सी राहत भी दिखाई दे रही थी। अर्णव उसके पास आया और उसने उसे सहारा दिया ताकि वह आराम से खड़ी रह सके। आसमान में बादल धीरे धीरे हटने लगे और चांद की हल्की रोशनी जंगल पर गिरने लगी। गांव वापस पहुंचकर लोगों को जब पता चला कि सारी घटनाएं थम गई हैं, तो सबने अर्णव और ललिता को धन्यवाद दिया। वर्षों से जो डर गांव के माहौल में छाया रहता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहानी का अंत शांत है, लेकिन वीरानगढ़ के जंगल में ये बात आज भी कही जाती है कि तंत्र जाल कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो मिट्टी में सोता तो है, लेकिन आंख खुलने के लिए केवल एक गलत कदम काफी होता है। यही वजह है कि गांव के लोग आज भी उस पुराने चबूतरे के आसपास अनावश्यक कदम नहीं रखते। कभी कभार रात की हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन गांव वाले सिर्फ इतना कहते हैं कि वह आवाज सिर्फ पेड़ों की नहीं, बल्कि सदियों पहले बंधी उस शक्ति की भी है जो अब सो रही है और जागना नहीं चाहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तंत्रजाल। एक ऐसी शक्ति की कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि चेतावनी देती है। कभी भी उस मिट्टी को हल्के में मत लो जिसमें सदियों की घटनाएं दबी होती हैं। तंत्र हो या मंत्र, उनका असर समय के साथ खत्म जरूर होता है, लेकिन उनका निशान कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वीरानगढ़ का गांव आज फिर शांत है। लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन जंगल की हवा आज भी ये याद दिलाती है कि कुछ शक्तियां सो तो सकती हैं, पर नष्ट नहीं होती। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिस्टर हेल्प फिर मिलूंगा एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर छाया सिर्फ छाया नहीं होती,